हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां मैं आपके इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़ी हूं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। एज प्रॉमिस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अभी भी जारी है। हमने पीपल के बारे में पढ़ लिया था, आज हम आपको पढ़ाएंगे ग्रुप के बारे में और गवर्नमेंट एंटिटीज के बारे में। लेट्स स्टार्ट आवर डे। सो द फर्स्ट स्लाइड इज अबाउट ग्रुप ऑफ कलेक्शन, ग्रुप और कलेक्शन। अब हम करने जा रहे हैं सेम फॉर्मेट से हमने बनाया है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है, 3 ऑप्शंस है, बाकी 3 ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशंस आपके सामने हैं। अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। कोई भी ऐसी जगह जहां पे किसी लार्ज बंडल को हम बांधते हैं और ले जाना चाहते हैं, कहां पे, या तो स्टोरेज के पर्पज से रखा जा रहा है या ट्रांसपोर्ट करने के पर्पज से रखा जा रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड बैले। इट्स कॉल्ड बेले। आप बेले बोलते हो उन लोगों को, उन चीजों को जो कि लार्ज बाउंड में स्टोरेज या फिर ट्रांसपोर्ट के पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज बेवी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बेवी? अ लार्ज गैदरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। एक जैसी लार्ज गैदरिंग को हम बेवी बोलते हैं। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉमन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बुके, किसी भी जगह पे आप प्रेजेंट करने जाते हो तो सबसे इजी ऑप्शन क्या लगता है? किसी को एक बुके दे देना। अब बुके होता क्या है? It is nothing but an arrangement of flowers given as a present. एक ऐसी सजावट, डेकोरेटेड सी सजावट जहां पे फ्लावर्स को ब्यूटीफुली अरेंज किया जाता है ताकि आप उसे प्रेजेंट के फॉर्म में दे सको। The next word is brood. Now brood is nothing but a family of young animals. छोटे छोटे बच्चों का जो फैमिली होता है उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं brood. Clear? Let's move further. The next word we are going to study today is a political meeting which is enclosed. मतलब एक ऐसी पॉलिटिकल मीटिंग जिसको बंद करके किया जा रहा है, उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? विच इज अ वर्ड गिवन टू इट? द वर्ड इज कॉकस। अब कॉकस हम बोलते हैं ऐसी पॉलिटिकल मीटिंग्स को जो कि बंद दरवाजों में या कमरों में की जा रही होती हैं। अब कैरवन क्या होता है? कारवां सुना है? बस वही कैरवन है। कारवां क्या होता है? नॉर्मली हम लोग हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं। राजस्थान वगैरह के साइड में या फिर महाराष्ट्र के साइड में मोस्टली क्या होता है, आप देखना टोंगा चलता है। तो टोंगा पे क्या होता है कि बहुत सारे जो ट्राइबल लोग होते हैं जब एक जगह से दूसरे जगह पे खुद को शिफ्ट कर रहे होते हैं तो उनके साथ उनके हर्ड्स, उनके कैटल और आपके उनके एनिमल्स, व्हीकल्स, वो सबको एक साथ लेके चलते हैं झुंड में। ऐसे कलेक्शन को, ऐसे ग्रुप को जिसमें पीपल, एनिमल, व्हीकल सब होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कैरावान। द नेक्स्ट इज कैशे। Now what is cash? Cash is nothing but a group of hidden things in a secret place. मतलब बहुत सारी चीजों को अगर आप सीक्रेटली कहीं पे छुपा के रख दो, उस कलेक्शन को या उस ग्रुप को हम कैश बोलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज क्लिक। CLIQUE. It is nothing but an exclusive circle of people who share a common interest. मतलब एक कॉमन पर्पज से जब कलेक्शन या ग्रुप ऑफ लोग इकट्ठा होते हैं, मान लीजिए हम कहना चाह रहे हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं और उस पर्पज से सारे लोग उसी मोटिव से एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हुए हैं, तो हम उसको क्लिक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो योर नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स हायर टू अपलॉड एट अ परफॉर्मेंस। साउंड्स वेरी वियर्ड बट ऐसा होता है। हो सकता है परफॉर्मर अच्छा ना हो तो हमें लोग खरीद के जबरदस्ती लाना पड़ा है, भैया ताली बजाओ। ठीक है, जब हम किसी भी सर्कल में अ ग्रुप ऑफ लोगों को हायर करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो हर बात पे ताली बजाए या हर बात पे हाइप क्रिएट करे शो में, तो हम उनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड नथिंग बट क्लैक। क्लियर? अब आपके जो बाकी 3 बचे वर्ड्स हैं वो है कॉन्स्टलेशन, कॉटेज एंड कॉग्निग्रेशन। सो कॉन्स्टलेशन इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ स्टार्स। आपको पता होगा कि जब हम स्टार्स देखते हैं तो कभी कभी पैटर्न्स बनते हैं, तो जब सीरीज ऑफ स्टार्स का एक पैटर्न बना होता है उसको हम इंग्लिश में कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। The next is cottage. Cottage is a funeral procession. मतलब एक ऐसा प्रोसेशन जो तब किया जाता है, जनरली ये सब आपके वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, जहां पे हम क्या करते हैं, हम बॉडी के साथ साथ हम चलना स्टार्ट करते हैं टू द ब्यूरियल ग्राउंड, उसको हम कॉटेज कहते हैं। द नेक्स्ट इज कॉन्ग्रीगेशन. नाउ कॉन्ग्रीगेशन इज अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स टुगेदर। एक साथ जब बहुत सारे लोग वर्शिप करने के लिए इकट्ठा होते हैं तो हम उनको भीड़ नहीं बोलेंगे, झुंड नहीं बोलेंगे, इंग्लिश में बोलना होगा तो हम बोलेंगे कॉन्ग्रीगेशन। क्लियर? कॉन्ग्रीगेशन इज द टर्म यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स टुगेदर। लेट्स मूव फर्दर। द नेक्स्ट इज अ कम्युनिटी ऑफ पीपल स्मॉलर देन अ विलेज। एक ऐसा कम्युनिटी जो एक छोटे से विलेज से भी ज्यादा छोटा हो, वो क्या होगा? ग्रोव, हैमलेट, फ्लोटिला या फिर हर्ड। द आंसर हैज टू बी हैमलेट। नाउ ग्रोव, फ्लोटिला और हर्ड का मीनिंग क्या होता है?
ग्रोव का मतलब होता है एक ऐसा ट्री जिसमें बुशेस नहीं होते हैं, जिसमें अंडरग्रोथ नहीं होती। वो ट्री के जैसे स्मॉल ग्रोथ ऑफ ट्रीज होता है बट उसमें अंडरग्रोथ नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट इज फ्लोटिला। ना फ्लोटिला इज अ फ्लीट ऑफ शीप। फ्लोटिला को फ्लोट से याद रखिएगा। और फ्लोट क्या क्या करता है? शीप फ्लोट करती है या फिर आपके बोट्स फ्लोट करते हैं, राइट? तो इसको याद रखिएगा कि अ स्मॉल फ्लीट ऑफ शीप्स मतलब छोटा सा एक कारवां किसका? शिप का या फिर बोट का। The next is herd, very easy, हम सबको पता है। A group of cattle और sheep को together हम क्या बोलते हैं? herd. The next is a temporary police force. horde, shoal, torrent या pause. अगर बोला जाएगा तो आंसर होगा pause. पॉजे उसको बोला जाता है जब हम किसी भी टेम्पररी पुलिस फोर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। मान लीजिए किसी इलाके में अचानक से एक पुलिस फोर्स को टेम्पररीली वहां पे रख दिया गया, मे बी कोई थ्रेट रहा होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या टेररिस्ट ग्रुप से, तो उनको हम पॉजे बोलेंगे। द नेक्स्ट इज हॉर्ड। हॉर्ड इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एंड नथिंग एल्स। बहुत सारे लोग झुंड में, मास में एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो दे आर हॉर्ड। द नेक्स्ट इज शोल। Shoal is a large group of fishes swimming together. This is very very important from your exam point of view. बहुत सारी फिशेस जब एक साथ स्विम कर रही होती है तो उसे हम कहते हैं shoal of fish. जनरली ये करंट के साथ ज्यादा आता है। जब हम रिवर करेंट्स की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वार्म वाटर करंट के साथ फिशेस आती है तो उनको क्या कहा जाता है? shoal of fish. The next is torrent. स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। कुछ नहीं, टॉरेंट का सिंपली मीनिंग होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्पीड से जब वाटर कहीं से आ रहा हो उसको टॉरेंट बोला जाएगा। सॉर्टेड? लेट्स मूव फर्दर। द नेक्स्ट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर गवर्नमेंट सिस्टम्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गवर्नमेंट सिस्टम्स कैसे कैसे होते हैं और इनके लिए कौन कौन से वन वर्ड्स आते हैं। द फर्स्ट इज अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन। एक ऐसी कंट्री या रीजन जो खुद में खुद को गवर्न करती है और कोई नहीं, तो वो होगा ऑटोनॉमी। बाकी बचे ऑटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी एंड एनार्की। नाउ एरिस्टोक्रेसी को याद कराने के लिए सबसे आसान तरीका, इसको याद रखिएगा रॉयल्टी से। अगर हम रॉयल्टी की बात करते हैं मतलब अगर किसी भी चीज में बहुत ज्यादा वेल्थ इन्वॉल्व हो और वो खानदानी अमीर हो तो वो एरिस्टोक्रेट्स हैं। अब एरिस्टोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट होती है जो कि नोबिलिटी के साथ चले आ रही है, जैसे कांग्रेस पार्टी, वो लोग एरिस्टोक्रेट्स कहे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले भी कांग्रेस थी, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, ऐसे हायरार्की चली आ रही है, राइट? सो दे कैन बी कॉल्ड एज एरिस्टोक्रेसी। क्वीन को आप बोल सकते हो एरिस्टोक्रेसी, जो कि अभी भी इंग्लैंड में चल रहा है, ठीक है? द नेक्स्ट इज ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है विच इज गवर्न्ड बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। मतलब वहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर उस बंदे ने बोल दिया कि भाई आज बंद है तो आज बंद ही है, आप दुकान नहीं खोल सकते, ठीक है? उसको बोला जाता है ऑटोक्रेसी काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट। द नेक्स्ट इज एनार्की। नाउ एनार्की कैसा है? एक ऐसा डिसऑर्डर स्टेट होता है ड्यू टू नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अथॉरिटी और नॉन कंट्रोलिंग सिस्टम्स। एनार्की ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम होता है जहां पता ही नहीं होता है कि अथॉरिटी किसके पास है। समझ में आया? जहां कंट्रोलिंग सिस्टम्स बहुत क्लियर या विविड नहीं होते, ऐसे गवर्निंग सिस्टम्स को हम एनार्की बोलते हैं। लेट्स मूव फर्दर। द नेक्स्ट इज अ गवर्नमेंट बाय न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड हैंड्स। ऐसा गवर्नमेंट जो नया किसी भी इनएक्सपीरियंस पर्सन को दे दिया गया। और ऐसा कौन है इंडिया में? हम सब जानते हैं जब दिल्ली गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी तब हमने पहली बार एक ऐसे पर्सन को दिया जिसका पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड नहीं था। वो कौन थे? अरविंद केजरीवाल। ऐसे गवर्नमेंट को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्रेसी। याद होगा ये हमने आपको रूट वर्ड में पढ़ाया था। न्यू वर्ड मीनिंग निकलता है न्यू के साथ, तो न्यू मतलब ऐसा गवर्नमेंट जो पहली बार लगाया जा रहा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? न्यूक्रेसी। अब हमारे पास बचता है डेमोक्रेसी, जेनरोटोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी। ना, डेमोक्रेसी हमारा कंट्री है, अ सिस्टम व्हिच इज गवर्न्ड थ्रू इलेक्टेड मेंबर्स, जिनको हम इलेक्ट करके उनकी सीट पे बैठाते और फिर वो हमारे ही लिए काम करते हैं। चलो बोल दो अगेंस्ट भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज जेरोंटोक्रेसी। नाउ जेरोंटोक्रेसी इज अ स्टेट, सोसाइटी और ग्रुप व्हिच इज गवर्न्ड बाय ओल्ड पीपल, ठीक है? जेरोंटोक्रेसी वो लोग गवर्न करते हैं जहां पे ओल्ड पीपल ज्यादा होंगे। जिन गवर्नमेंट को ये लोग चलाते हैं इसको हम कहते हैं जेरोंटोक्रेसी। The next is bureaucracy. Now what do you mean by the term bureaucracy? A government where important decisions are taken by state officials rather than elected officials. A very important term from your exam point of view.
यहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से ज्यादा इंपॉर्टेंस इलेक्शंस में या फिर डिसीजंस में किसको दिया जाता है? स्टेट ऑफिशियल्स को। जैसे सेंटर और स्टेट डिवाइडेड होता है ना, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम होता है जहां सेंटर उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, बल्कि स्टेट ऑफिशियल्स के डिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। द नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बाय द वेल्दी। हम उस गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? जो वेल्दी लोग चलाते हैं, पैसे वाले लोग चलाते हैं। एंड यस, इट इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। प्लूटो का मतलब ही समझ लीजिएगा कि वेल्थ से रिलेटेड होता है, ठीक है, एक ऐसा प्लैनेट जो वेल्थनेस शो करता है। तो प्लूटोक्रेसी किसके लिए जाएगा? एक ऐसा गवर्नमेंट जो लोग चलाते हैं जिनके पास पैसे होते हैं। अब अरेबियन कंट्रीज की बात कर सकते हैं। द नेक्स्ट थ्री वर्ड्स आर ओलिगार्ची, ऑक्लोक्रेसी एंड सेक्युलर। Now, oligarchy क्या होता है? Oligarchy is a small group of people having control of a country or organization. यहाँ पे पर्सन कंट्रोल नहीं कर रहा है, यहाँ एक छोटा सा ग्रुप है जो पूरे के पूरे नेशन को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करके रखा हुआ है। The next is ochlocracy. Ochlocracy एक ऐसा गवर्नमेंट है which is a government by the populace. मतलब पॉपुलेशन के साथ जो गवर्नमेंट, पॉपुलैरिटी के साथ जो गवर्नमेंट रूल किया जाता है उसको हम कहते हैं ऑक्लोक्रेसी। And the secular form of government, a government which is not connected with religious or spiritual matters. एक ऐसा गवर्नमेंट जो सिर्फ गवर्न कर रही है without thinking ethically, morally about the religious and spiritual matters. वो सिर्फ secular है, वो भगवान को नहीं मानते हुए चलते हैं, वो सेक्युलरिटी नहीं देते, वो स्पिरिचुअल मैटर्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ऐसे गवर्नमेंट को हम सेक्युलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। हमारा ऐसा नहीं है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। चलिए, Now we have one word substitution for fear and phobia. अब हम पढ़ने जा रहे हैं फोबियाज के बारे में। मेनिया मतलब क्या बताया था? मैडनेस, पागलपन। और फोबिया मतलब क्या हो जाएगा? फियर या फिर डर। अब फोबिया किस किस चीज का होता है? हर पर्सन का अलग अलग होता है। जैसे अगर हमारी बात करेंगे, हमें अंधेरे से बहुत डर लगता है, ठीक है। Now let's see some statements. An irrational fear of fresh air or drafts of air. फ्रेश एयर, अचानक से अगर आप विंडो खोल दो और कोई बच्चा पैनिक कर जाए, कोई पर्सन लगे कि नहीं नहीं विंडो बंद रखो बंद रखो बंद रखो, मतलब उसे ताजी हवा से डर लगे, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? एरोफोबिया। ये याद किसे रखेंगे आप? एयर वर्ड से। एरोफोबिया का जो पहला प्रोनाउंसिएशन है वो वर्ड एयर से आ रहा है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एरोफोबिया रिलेट्स टू एयर, सो इट इज नथिंग बट अ फियर ऑफ एयर। द नेक्स्ट इज एक्रोफोबिया, ऑटोफोबिया एंड एग्लोफोबिया। एक्रोफोबिया हाइट से रिलेटेड होता है। एक्रो मीन्स हाइट, सो एक्रोफोबिया इज नथिंग बट एन इरेशनल फियर ऑफ हाइट। द नेक्स्ट इज ऑटोफोबिया। ऑटो मतलब होता है सेल्फ। हमने आपसे क्या बताया था कि ऑटो का मीनिंग हमने आपको रूट वर्ड में पढ़ाया था ना, इसका मतलब होता है सेल्फ। अब सेल्फ मतलब हम अकेले रह जाएंगे। वो लोग जिन्हें अकेलेपन से डर लगता है, जिन्हें ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कल जाके इंसान उन्हें अकेला छोड़ दे, आइसोलेट होने से डर लगता है, वो क्राउड में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, अकेलेपन से डरते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोफोबिक। द नेक्स्ट इज एग्लोफोबिया। हमें इसका भी फोबिया है। पहले से ही समझ में आ जाता है कि इस चीज को करने से अगर दर्द होगा तो भाई हम नहीं कर सकते। और किस चीज से लेके होता है? इंजेक्शन। हम आज भी चिल्लाते हैं, अगर हमें पता चलता है कि कहीं पे भी कोई नीडल या प्रिक करने वाली चीज है तो हम नहीं जा सकते। वो जो सोच है ना, वो जो डर है कि उस चीज से चुभन होगी, दर्द होगा, महसूस होगा, उसे हम कहते हैं एग्लोफोबिया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज फियर ऑफ हेट्रेड और बुक्स। क्या ये कहने की जरूरत है? क्या हो जाएगा? बुक्स मतलब हमने क्या बताया था? बिबल वर्ड याद है? बाइबल से बिबल मतलब बुक्स, रिमेंबर? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिब्लोफोबिया। अब बचे हमारे बाकी तीन वर्ड्स, विच इज बैथोफोबिया, कैकोफोबिया एंड सेंट्रोफोबिया। सबसे इजी इसमें याद रखने वाला जो टर्म है वो है सेंट्रोफोबिया। इट इज नथिंग बट अ फियर ऑफ बीइंग एट द सेंटर। बीच में रहने का जो डर होता है इंसानों के बीच में, उसको सेंट्रोफोबिया कहते हैं। द नेक्स्ट इज कैकोफोबिया। ये बड़ी मतलब अजीबो करीब किस्म की बीमारी है। आपको एक स्टोरी सुना सकते हैं कैकोफोबिया के बारे में। आप सारे लोग चाणक्य के बारे में अवेयर होंगे, है ना? चाणक्य क्या थे? चाणक्य हमारे यहाँ पे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, एक राजा थे जिनके स्वागत के लिए दरबार में बहुत खूबसूरत सा डेकोरेशन किया गया था, लेकिन उन्हें सुंदरता से थोड़ा ज्यादा प्यार था। अब उन्हें क्या किया गया, जो आर्टिस्ट थे वहां के, उन्होंने एक कमल का सेज सजाया था जिसपे वो राजा बैठे थे।
अब राजा को दान करना था, वो हर साल करते थे, तो राजा को दान करना था और इस दान में वो ब्राह्मणों को दान कर रहे थे। चाणक्य ब्राह्मण थे, चाणक्य भी वहां पहुंचे थे, बट वो दिखने में कैसे थे थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। प्योर ब्लैक, उनके हेयर्स जो थे वो बहुत मोटे थे, जो उन्होंने चोटी में बांध के रखी थी, उसको शिखा बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद वो दिखने में बहुत दुबले पतले से थे, उनके बॉडी में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं था जहां से हड्डी समझ में ना आ रही हो, और वो दिखने में भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। जैसा कि हमने आपसे कहा कि जो पर्सन कैकोफोबिया वाले होते हैं, उन्हें जो खराब दिखने वाली चीजें होती हैं उनसे बहुत अजीब सी घबराहट या घिन होती है, ठीक है। अब इन राजा ने क्या किया, जब उन्होंने सबको देना स्टार्ट किया दान, तो बीच में आगे चाणक्य। अब वो चाणक्य को देख इतनी तेज चिल्लाए कि उन्होंने लिटरली उनका अपमान कर दिया और कहा कि ऐसा पर्सन हमारी सभा में कैसे हो सकता है जहां सब कुछ इतना खूबसूरत है। उस समय सबसे ज्यादा इंसल्टेड अगर किसी पर्सन ने फील किया था तो वो चाणक्य ने किया था, जिसके बाद उन्होंने ये शपथ लिया था अपनी शिखा को खोलते हुए और कहा था कि जब तक मैं तुम्हारे संपूर्ण वंश का नाश नहीं कर दूंगा, मेरी तपस्या या शपथ पूरी नहीं होगी, और तब तक ये शिखा खुली रहेगी। ये तभी से चाणक्य की स्टोरी स्टार्ट होती है, जिसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त को गाइड किया था टू बी देयर ऑन द थ्रोन। तो कैकोफोबिया होता है, ऐसे होते हैं ना कई लोग जिन्हें डर्ट से एलर्जी होती है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अगलीनेस से भी एलर्जी होती है, राइट, उन्हें हम कहते हैं कैकोफोबिक। And the next is your bathophobia. Now, what do you mean by the term bathophobia? It is an abnormal and persistent fear of death. बात करने से डर नहीं, लेकिन डेप्थ में जाने से, जैसे स्विमिंग से, उनसे भी डर लगता हो, ये सोचते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उतने से पानी में भी डूब जाएं, ठीक है, उसे हम कहते हैं बैथोफोबिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Fear of getting married or being in a relationship or commitment. Quite irrational, सुनने में अजीब सा लगता है, बट होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ नहीं रह सकते, ये सोच कर कि उन्हें कमिटमेंट देना होगा, ऐसे लोगों को हम गैमोफोबिक कहते हैं। Now, the next 3 words are ergophobia, chronophobia, and dyspophobia. Now, dyspophobia is nothing but a fear of drinking alcohol. इरेशनल फियर कि अल्कोहल पीने से मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, ये जो फोबिया होता है लोगों में, इसे हम कहते हैं डिप्सोफोबिया। एर्गोफोबिया इज अ पर्सिस्टेंट फियर ऑफ वर्क और फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट। मुझे काम मिलेगा, मुझे काम नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जो फीलिंग होती है कुछ पर्सन्स में, इसको एर्गोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट इज क्रोनोफोबिया। ना क्रोनोफोबिया अगर आपको याद हो तो हमने आपको रीअरेंजमेंट में क्रोनोलॉजी बोल के एक टर्म सिखाया था। हमने बोला था आपसे कि क्रोनोलॉजी मीन्स नथिंग बट टाइम, और टाइम का रिलेशन अगर है तो क्रोनोफोबिया है आपको। अब आपको क्रोनोफोबिया है मतलब यू हैव फियर ऑफ टाइम। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज ऑब्सेसिव फियर ऑफ वर्ड्स। उसे क्या कहते हैं? जहां पे इंसान शब्दों से डरता हो। शब्दों से जो इंसान डरते हैं उन्हें कहते हैं लोगोफोबिक। और बाकी आपके जो 3 वर्ड्स बचे हैं दैट इज हेमोटोफोबिया, नेक्टोफोबिया एंड ग्राफोफोबिया। Now, ग्राफोफोबिया हमें है आई हैव अ फियर ऑफ डार्कनेस, बहुत सारे लोगों को होता है, गर्ल्स को थोड़ा ज्यादा होता है। The next is नेक्टोफोबिया, irrational fear of night and darkness, इसे भी हम कह सकते हैं आपका नेक्टोफोबिया। The next is हेमेटोफोबिया which is a fear of disease, हमें बीमारी ना हो जाए, हम उसके पास नहीं बैठेंगे, उसे छींक आ रही है, हमें बीमारी हो गई तो, है ना, ऐसे लोगों को हेमेटोफोबिया कहते हैं। Okay, so the next is your fear of death. Now, fear of death की अगर बात की जाए तो हमारे पास जो वर्ड है वो है थैनाथोफोबिया, which is actually your answer, फार्मोकोफोबिया, ट्रिस्काडेकाफोबिया एंड मेनेमोफोबिया। अब आप बोलोगे इतने सारे टर्म याद कैसे रखेंगे? बहुत आसान है। देखो, फार्मासिस्ट वर्ड पता है किसके लिए बोला जाता है? फार्मेसी क्या होती है? सीधे सीधे बताओ, जहां दुकान में दवा मिलती है। तो फार्मोकोफोबिया है मतलब आपको दवा से एलर्जी है, आप दवा नहीं खा सकते, आपको डर है कि दवा खाने से कुछ हो जाएगा। बहुत से लोगों के साथ देखिएगा एक दिक्कत होती है, उनको आप लिक्विड पिलाओगे ना तो वो पी जाएंगे, लेकिन अगर आप उन्हें टैबलेट खिलाओगे तो वो नहीं खा पाएंगे। दिस इज फार्मोकोफोबिया। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिस्काएडेकाफोबिया। ट्रिस्काएडेकाफोबिया क्या है? 13 से डर लगता है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऐसा सुना है? उसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो लोग नंबर 13 से बहुत डरते हैं। 13 नंबर का जो फियर है उसको हम बोलते हैं ट्रिस्काडोफोबिया।
The next is menemophobia. Now, menemophobia is nothing but extreme fear of wind or drafts. Wind और drafts के extreme fear को हम कहते हैं menemophobia. चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. यहां तक तो हमने पढ़ा fear of death किसे कहते हैं. अब थैलेटोफोबिया आपको क्लियर है. बाकी सारे वर्ड्स को पढ़ने में आई होप आज आपको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाने में ऑनेस्टली बता रहे बहुत मजा आता है. ये ऐसा सेक्शन है जिसको याद कराना बहुत आसान है, जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं और एसएससी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है. तो इस पे फोकस रहेगा. एक क्लास और बची है, थोड़ी सी मस्ती और चलेगी. तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस.